वर्ष 2012-13 के लिए कृषि गौरव सम्मान से सम्मानित करने के लिए हमने चुना है नाडोजा एल नारायण रेड्डी जी को। धरती पुत्र नारायण रेड्डी जी एक समर्पित एवं व्यवहारिक कृषि वैज्ञानिक हैं। लगभग 60 वर्षों से धरती माँ को रासायनिक खाद व कीटनाशकों के जहर से बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत, कई भाषाओं के ज्ञाता आदरणीय रेड्डी जी ने पिछले वर्ष 25 वर्षों से जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, रशिया आदि अनेक देशों में जाकर कुदरती खेती, जैविक खेती के सिद्धांत को बढ़ावा दिया है और किसानों को जाकर समझाया है कि ये कृषि उनके लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकती है। आपको हम्पी विश्वविद्यालय कर्नाटक ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। कर्नाटक सरकार द्वारा एवं अनेक संस्थानों द्वारा आपको कृषि क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। आपने जैविक कृषि पर 150 शोध पत्र लिखे हैं। 18 सितंबर 1935 को पैदा हुए श्री नारायण रेड्डी जी की प्रयोगशाला किसी चार दीवारी में कैद नहीं है। उनकी प्रयोगशाला उनका नीले गगन के नीचे हरा भरा खेत ही है। 78 वर्षीय कर्मठ, क्रियाशील, विनयशील, वृक्षारोपण को समर्पित उनका जीवन हम सबके लिए एक आदर्श है। आप 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार की कृषि सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में आप भारतीय बीजों के संरक्षण एवं उनके द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन को लेकर शोध कार्य में संलग्न है। आज आपको सम्मानित करते हुए पतंजलि योगपीठ परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गौ आधारित जैविक कृषि से भारत की भूमि बंजर होने से बच पाने, इस विचार को जन जन तक पहुंचाने एवं किसानों को प्रशिक्षित करने में के कार्य भी आपने बंगलौर स्थित आपने कृषि फार्म में किया है। मैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज से और श्रद्धेय आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर रेड्डी को 1 लाख रुपए का चेक और शॉल उड़ा करके इस कृषि गौरव सम्मान से सम्मानित करें। और आज क्योंकि हम कृषि गौरव पुरस्कार से भी भाई नारायण रेड्डी साहब को आज हमने उनको सम्मानित किया है, तो इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण दिवस पर, जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर मैं माननीय श्री नारायण रेड्डी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने जो अनुभव हैं, जो उनके अमूल्य अनुभव हैं, उनका हमारे बीच में उनको साझा करें। भाई नारायण रेड्डी जी। आदरणीय नारायण रेड्डी जी, जो पतंजलि योगपीठ का भी यहाँ कुदरती खेती का काम चल रहा है, उसमें भी ये मार्गदर्शन करते रहते हैं और अपने ये मूलतः कर्नाटक से हैं, तो कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को विषमुक्त खेती का निरंतर वहां प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो जहां पर इन्होंने वैश्विक स्तर पर ऑर्गेनिक खेती, विषमुक्त कृषि के लिए, कुदरती खेती के लिए कार्य किया है, वहीं ये अपने संगठन के एक बहुत ही आदर्श श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। एक बार इनका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और इस उम्र में भी इनमें अपरिमित ऊर्जा है। देखने में दुबला पतला शरीर जरूर है, लेकिन और जीवन ये ऋषियों की तरह जीते हैं। खास बात यह है कि ये कुदरती खेती करते भी हैं और उसको जीते हैं जीवन में, माने प्रकृति के नियमों को जो जीता है वही ऋषि है। पूज्य योग गुरु रामदेव बाबा जी और आचार्य बालकृष्ण देव जी, मेरा किसान बंधुओं बहनों, मुझे कई जन्म का पुण्य है, मैं इधर आपके सामने खड़ के मेरा अनुभव आपसे बांट सकता हूँ। मेरा उम्र अभी 78 बरस है। अभी और 40 बरस भरने जीने का हक है मेरा। खाली 78 बरस है, अभी 40 बरस जीने का मेरा हक है। भगवान मुझे नहीं लेके जा सकता। नहीं, आपके लिए प्रार्थना है आप 40 से भी ज्यादा जिए। ये कारण इतना ही है, कोई आदमी एक 4 आदत रखे, तंदुरुस्ती, जायदाद, गौरव और प्रसन्नता जरूर मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बचपन में होटल में गिलास धोता था। मेरा एजुकेशन नहीं है, छोटा स्कूल में पढ़ा, रात का शाला में एसएससी किया और ऐसा ही दुनिया से लैंग्वेज भी सीखा, टेक्नोलॉजी भी सीखा। मैं इतना गर्व से बोलता हूँ, मैं कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को या वाइस चांसलर को, हमारा उनका एक एग्जामिनेशन, उनका ही टेक्नोलॉजी, मेरा टेक्नोलॉजी नहीं है, उनका ही टेक्नोलॉजी में पेपर देंगे, मैं उनसे ज़्यादा मार्क्स ले सकता हूँ।
उसका कारण और कुछ नहीं है, वो तपस्या किया। खेती के बारे में वो तपस्या किया। हमारा दो ही मेरा आदत है, एक तो भूमार्ट का सेवा करना, उसमें गाय भी आ जाता है, मेरे पेड़ पौधे भी आता है। दूसरा भगवान का नाम लेते रहने का। ये दो ही मेरा उन्नति का कारण है। कभी आप कमजोरी, किसान भाइयों से मेरा ये पर्टिकुलर विनती है, आप कमजोर नहीं है, शेर है। आप शेर होना मांगता है, क्यों आप दुखी है? सब भगवान का सृष्टि को, जीव जंतुओं को खाना देने वाले आप है, बादशाह होना चाहिए थे, लेकिन भीख मांगने का हालत में हमारा सरकार का नीति डाल दिया हम। मुझे बहुत अच्छा याद है, मैं जब भी उम्र 10 बरस था, 1945 में मेरा पिताजी, हमारा जो नाचनी होता है जाना, हम तो वही का था दक्षिण कर्नाटक में, वो इतना उगता था, 400 गोन उगता था, वो भेज नहीं सकता था, बहुत खिलाता था आदमी को। वो फिर भी 150-200 क्विंटल उसके पास ऐसे ही रह जाता, इतना धान उगता था। और कभी वो हम अंदर जमीन के अंदर रखता था, सिलो बोल के, वो सड़ जाता था, हम गोबर करके जमीन में डालता था, गाड़ी में भर के गोबर करके जमीन में डाला है धान को। इतना पवित्र देश और समृद्ध देश को 50 और 1960 में भीख मांगने को शुरू किया। उसका कारण एक ही था, एक ही है, अभी भी वही है। उसमें गवर्नमेंट निपटा सकता तो कोई दाना का कमी नहीं है भारत में, वो जनसंख्या समस्या नहीं है। मेरा पिताजी को 19 बेटे में मैं 14 बेटा हूँ। वो मेरे ख्याल से ये पॉपुलेशन ये कर्ज नहीं है, एक बून है वो, लेकिन सब मेहनत करना पड़ेगा। मेरा अंदाज से एक आदमी मेहनत करता है कोई फील्ड में, किसान हो, विद्या क्षेत्र में हो, मेडिसिन में हो, आध्यात्मिक हो, एक आदमी काम करता है, 6 आदमी उसका मेहनत से जी रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये शर्म की बात है। आदमी खाना है तो खाने से पहले प्रार्थना करना, बाद में सोचना आज खाने का मेरा हक है क्या, आज खाने में मेरा हक है क्या, नहीं तो चोरी हो जाएगा, चोर बन जाएगा। ये नियत से काम करना पड़ेगा। और कमी क्यों होगा अनाज का भारत में? वो 10 बरस में वो ब्रिटिशन है, ग्रेट ब्रिटेन, शर्म का बात है, वो चोर लोग है, उसका ग्रेट ब्रिटेन बोलता है। चोर ब्रिटेन बोलना था, कमी ब्रिटेन बोलना था, उसको ग्रेट ब्रिटेन बना दिया। और वो ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका से कापूस और तंबाकू, अपना कपड़ा और सिगरेट इंडस्ट्री के लिए बहुत सस्ते में लेता था। वो फुकट में नीग्रो मिल जाता था, गुलामगिरी, और पेड़ कट गया, जंगल काटा, बहुत बलवान जमीन था, वो सस्ते में उसको प्रोडक्शन होता था। एक ग्रेट ब्रिटेन को बहुत सस्ते में कापूस और तंबाकू देता था। जब भी स्लेवरी अबॉलिश हो गया और पेट कट गया, जमीन बर्बाद हो गया, तो फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ा, मशीन का जरूरत पड़ा, तो भाव बढ़ाया कापूस का और तंबाकू का। वो उसका बुरी नजर भारत के ऊपर आ गया। हम उसका वहदा तो काला नहीं था, हमारे ऊपर आ गया, इसको बढ़ावा दे दिया। तंबाकू उगो और कापूस उगो, आप सब आदत अपना सकता है। वो वेस्टर्न का जो होता है पाश्चिमात्य कल्चर अपना सकता है। शाम का टाइम में दारू पीवो, और दूसरा कपड़ा से, हमारा खाना से, सब में बदलाव आया। 15 बरस आज़ादी के बाद अमेरिका से भीख मांगना पड़ा। कोई आदमी, कोई राष्ट्र कुछ भी मांग सकता है, लेकिन खाना मांगना शर्म का बात है। इसलिए
आप कोशिश करेंगे 10 दिन में। मेरे पास एक टेक्नोलॉजी, अभी भी 6 महीने पहले कोरिया में ट्रेनिंग में गया था। आप यकीन नहीं कर रहे, एक मरा हुआ गाय का हड्डी 1 बरस के बाद जमीन में दफन करो, उसका हड्डी ले 50,000 का सुपर फास्फेट यानी रंजक गोबर बन सकता। और 1 किलो तंबाकू का काड़ी 25 लीटर पानी में डुबा के रखना, 1 एकड़ का 3 दफा सब्जी उगने का पोटाश मिलता है। और मछली का जो वेस्ट होता है, वो मछली, कच्चा मछली प्रिपेयर करने का पहले वो साफ करता है। 4 किलो मछली का वेस्ट और 4 किलो गुड़ फर्मेंट किया, 1 एकड़ का नाइट्रोजन मिलता है। मछली मार के नहीं लेना है, तो मछली नहीं, वो मछली का वेस्ट मिलता है, वो वेस्ट मिलता है। वो इंडस्ट्रीज ये खुद भी शुद्ध शाकाहारी है इसलिए। और ग्रोथ प्रमोटर वो कीड़े के लिए और रोगनाशक के लिए 1 किलो अदरक और 1 किलो गुड़ से रोगनाशक बना सकता है। 1 किलो गार्लिक और 1 किलो गुड़ से रोगनाशक बना सकता है। 1 किलो नीम का बीज से 15 किलो रेडी टू यूज नीम का सोल्यूशन बना सकता है। इतना भगवान ने हमको दिया है, लेकिन ये गवर्नमेंट, ये बहुराष्ट्रीय का गुलाम है। ये गवर्नमेंट का कौन कहता है? 40 वर्ष से मैं देख रहा हूं, जो जेल में रहने था वो पार्लियामेंट में बैठा है। इनको पकड़ के एक पंजर में डालना, बड़ा सा एक कंबी देना, गांव गांव में उसको मारने को बोलना है आदमी को। इतना हलकट लोगों ने राज चला रहा है। राज में हो, ये दिल्ली में हो, ये शर्म क्यों? हम इसमें भागीदार है, हम लोग इसमें भागीदार है। ये इससे बाहर आना पड़ेगा, ये गुलामगिरी से बाहर आना पड़ेगा। अब तो हो सकता है, किसी का फेवर जरूरत नहीं है। 4 घंटे काम कीजिए, 10 घंटा भगवान का नाम लीजिए, फिर भी 10 घंटा आपको सोने के लिए टाइम है। हम कमजोरी बन गए, लालची बन गए, पैसा ही भगवान बन गए, इसलिए ये स्थिति आया। मैं पैसा के विरोध में नहीं है, मेरा बहुत जायदाद है। अभी बेंगलुरु में मेरा 10 एकड़ जमीन है, 50 करोड़ का जमीन है मेरे पास। मैं पैसे के विरोध में नहीं है, पैसे का बगैर सर्विस नहीं दे सकता है।